ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। क्या आप जानते हैं कि जिस कैमरा से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी बुनियाद ऑप्टिक्स एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैतम ने रखी थी। एक दौर था जब बगदाद की लाइब्रेरीज दुनिया का नॉलेज सेंटर थी, लेकिन आज वही समाज साइंस और लॉजिक से इतना दूर क्यों खड़ा है? क्यों आज भी कुछ उलेमा डार्विन की थ्योरी से डरते हैं या चांद देखने के लिए टेलीस्कोप के इस्तेमाल पर बहस करते हैं? क्या इस्लाम वाकई साइंस के खिलाफ है या ये लड़ाई सिर्फ सत्ता और सोच की है? आज हम इस वीडियो में धर्म और साइंस के इस टकराव की परतों को खोलेंगे। सच्चाई शायद आपको चौंका दी। शाबाश। साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। न्यूटन, ट्यूटन और ये आइंस्टाइन वगैरह, ये हमारी कोई दलील हुज्जत नहीं है। इस साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। सबसे पहले एक कड़वा सच। आज जब हम साइंस की बात करते हैं तो दिमाग में नासा, एलन मस्क या यूरोप आता है, लेकिन 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक मुस्लिम थे। अल ख्वारिज़मी अलजेब्रा के जनक, इब्न सीना मेडिसिन के उस्ताद और अल बिरूनी। उस समय कुरान की पहली आयत इकरा को सिर्फ धार्मिक किताबों तक सीमित नहीं माना गया था, बल्कि यूनिवर्स को समझने का जरिया माना गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस समाज ने दुनिया को जीरो और एल्गोरिदम समझने में मदद की, वो आज साइंस के नाम पर डिफेंसिव हो जाता है? बहुत से मुसलमानों को नहीं पता होगा कि आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो बेस होता है, एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, एल्गोरिथम वर्ड अल ख्वारिज़म से डेराइव्ड है। आप सोचिए, मेरे ख्याल से 100 में 99 लोगों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिन नक्शों को आधार बनाकर वेस्ट से रास्ता खोजने निकला था, वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी, अरब था। वो इतना बड़ा ज्योग्राफी का जानकार था। यहां एंट्री होती है कट्टरपंथ और सत्ता की। 11वीं सदी के आसपास इमाम गजाली जैसे थिंकर्स के आने के बाद लॉजिक और फिलॉसफी पर पाबंदियां लगनी शुरू हुई। उलेमाओं के एक खास वर्ग को लगने लगा कि अगर लोग क्यों और कैसे पूछने लगेंगे तो उनके द्वारा दी गई रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस पर सवाल खड़े होंगे। सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है। आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिखी है, जमीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे, आपने दलाइल दी हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो नॉलेज इज पावर। अगर उलेमाओं के पास सिर्फ वही नॉलेज है जो सदियों पुराना है और साइंस हर दिन कुछ नया साबित कर रहा है, तो उनकी अथॉरिटी को खतरा महसूस होता है। जब कोई मौलाना कहता है कि धरती स्थिर है और साइंस कहता है नहीं, ये घूमती है, तो ये सिर्फ एक फैक्ट की लड़ाई नहीं, ये इस बात की लड़ाई है कि समाज किसकी बात मानेगा। इसमें क्लासिक बड़ा दिलचस्प खबर सामने आई। फतवा है भारतीय उलमा की जानिब से, वो कहते हैं जो फुल बॉडी स्कैनर है ये हराम है और ये नहीं कराना चाहिए जिस्म का। देखें, बात सुने, इन्हीं बातों ने बर्बाद किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज सुपर पावर अमेरिका है। कोई मर्जी जितना मर्जी बक कर ले, इनको पता ही नहीं उसकी माइट क्या है, साइज क्या है वो आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। इससे पहले सुपर पावर कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उससे पहले कौन था सुपर पावर? मुसलमान। उनको एक फतवे ने बर्बाद किया था। क्या कह रहा हूं मैं? एक फतवे ने, और फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन शेखुल इस्लाम के मुल्लाओं के एक फतवे ने मुसलमानों से उनके सुपर पावर होने का स्टेटस छीना। ये ज़हनियत मुजरिमों की है। ये कल तक कहते थे तस्वीर हराम, अब थोबड़े लेके टीवी पे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तस्वीर हराम है, डॉलर के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट की है, वो ठुसे हुए हैं जेब में, ठीक है, बोरियां भरी हुई हैं उनसे। लाउड स्पीकर हराम है। अब सबसे ज्यादा उन्होंने जिंदगी लोगों की जीरें की हुई है, इनका छोड़ें आप। वो जो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों से मुसलमान सुपर पावर थे, उनका स्टेटस छीना कैसे हुआ? क्या था? 1450 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ और वायरस की तरह यूरोप में फैल गया। ये बहुत बड़ा इनकलाब था हुसूल इल्म के हवाले से, ठीक है। टर्की में शेखुल इस्लाम मेरे सामने आ जाए तो मैं पता नहीं क्या करूं उसके साथ। उसने कहा यह गैर इस्लामी है, प्रिंटिंग प्रेस। उस जाहिल ने फतवा दिया। अब क्या हुआ? 250 साल प्रिंटिंग प्रेस बैंड रहा टर्की में। वेस्ट में नॉलेज फैलता चला गया। वो 250 240 साल आगे निकल गया वेस्ट। टर्की वहीं मुंजमद हो गया और नतीजतन फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फैसला गलत हुआ, वो और कहानी है। लेकिन एक आज भी हम देखते हैं कि पोलियो वैक्सीन से लेकर
डार्विन के एवोल्यूशन तक उलेमाओं का एक बड़ा हिस्सा इसे पश्चिमी साजिश करार देता है। क्यों? क्योंकि साइंस फैक्ट पर चलता है और कट्टरपंथ आस्था पर। 2 कतरे जहर के कतरे जो मेरे बच्चे नहीं होंगे। आज नस्ल कशी कर रहे हो आप लोग, मुस्लिम ममालिक की नस्ल कशी कर रहे हो आप। इसराइल से आए हुए कतरे, इधर बना दो मेरी वीडियो, इसराइल से आते हैं ये कतरे, बंदर के विटामिन से निकले हुए ये जरासीम तुम किसी बच्चे के मुंह में डाल लो। अपने मुसलमान ममालिक के और तुम यहूदी ममालिक की पॉलिसीज अपने मुल्क के अंदर चला रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज खत्म हो चुकी है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। जब आप मदरसों में सिर्फ पुरानी किताबों को रटने पर जोर देते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाते हैं, तो आप एक ऐसा समाज बनाते हैं जो आधुनिक दुनिया से डरा हुआ रहता है। सवाल ये नहीं कि इस्लाम विज्ञान के खिलाफ है या नहीं, सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समाज उन उलेमाओं के चंगुल से निकल पाएगा जो उन्हें पीछे धकेल रहे। डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिन्हें उनके अपने ही देश पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि उनकी वैज्ञानिक सोच उलेमाओं के नैरो स्कोप में फिट नहीं बैठती थी। 2018 में कैप्टन सफदर साहब ने बिल पास करवाया। कैप्टन सफदर साहब और डॉक्टर अब्दुल सलाम का कोई मैच ही नहीं है। एक नोबेल प्राइज विनर, पीएचडी, हम्बल सा साइंटिस्ट जिसने आपके स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखी और उसको वहाँ पहुँचाया जहाँ नासा आपके पास आ गया था, और हम इतने आगे थे उस रेस में। आज ये चंद्रयान, क्या नाम है जी इसका? चंद्रयान 3 जो है, लेफ्ट अस बिहाइंड। व्हाई? बिकॉज हमने क्या किया डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ, एक उसको हमने क्रेडिट करने के लिए उसके नाम पे डिपार्टमेंट रखा 2016 में। और जी हमने क्या किया, 2018 में हमने ये कैप्टन सफदर साहब ने एक बिल मूव किया और सेंटर ऑफ फिजिक्स ऑफ अल खजीनी करके उसका नाम रख दिया। सो अब ये हमने दिया 2 साल से नाम रहा। तो हम साइंस वाले लोग ही नहीं है यार, हमें साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है, हम मैथमेटिक्स और इस पर बिलीव ही नहीं करते। अगर हमें एक बेहतर कल चाहिए तो हमें धर्म को पर्सनल फेथ और साइंस को यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। साइंस अल्लाह या गॉड की बनाई दुनिया को समझने का एक तरीका है, उससे डरने का नहीं। सोचिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा समाज देना चाहते हैं जो चांद पर पहुंचने की कोशिश करे, या ऐसा जो सिर्फ चांद देखने की बहस में उलझा रहे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या उलेमाओं को मॉडर्न एजुकेशन के साथ खुद को अपडेट नहीं करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।